नमस्कार साथियों, एक बार फिर हम आपके सामने एक नया वीडियो लेकर आए हैं और आज जो हम चर्चा करने वाले हैं ऊर्जा के अपरंपरागत स्रोतों की चर्चा करने वाले हैं। ऊर्जा के परंपरागत स्रोतों के ऊपर हमने हमारे लास्ट वीडियो आप तक पहुंचाए थे, जिसमें आपने विभिन्न प्रकार के ऊर्जा स्रोतों की जानकारी प्राप्त की होगी। अपरंपरागत जो ऊर्जा स्रोत होते हैं वो क्या होते हैं, वर्तमान संदर्भ में इनकी उपयोगिता क्या है, अपरंपरागत ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करना क्यों आवश्यक हो गया है, अपरंपरागत ऊर्जा स्रोतों में किस किस को शामिल किया जाता है, पर्यावरणीय दृष्टिकोण से अपरंपरागत ऊर्जा स्रोतों की क्या भूमिका होती है, इन सभी बिंदुओं की चर्चा हम हमारे आज के वीडियो में करने वाले हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत होता क्या है। ऊर्जा के ऐसे सभी स्रोत जिनका हम पीढ़ी दर पीढ़ी प्रयोग न करके हाल ही के दशकों में प्रयोग करने लगे हैं, अर्थात जो औद्योगिक क्रांति के सूत्रपात के बाद में विकसित हुए हैं, उनको हम अपरंपरागत ऊर्जा स्रोतों के नाम से जानते हैं। अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत पर्यावरणीय दृष्टिकोण से अनुकूल होते हैं क्योंकि इनके द्वारा किसी भी प्रकार के प्रदूषण का उत्सर्जन नहीं किया जाता। ये स्रोत पर्यावरण के हितैषी स्रोतों के रूप में जाने जाते हैं या पर्यावरण मित्र ऊर्जा संसाधनों के रूप में जाने जाते हैं। अपरंपरागत ऊर्जा स्रोतों के विकास में तकनीक का विशेष योगदान होता है। नवीन तकनीकी ज्ञान, कुशलता, प्रबंधन रूपी जो प्रक्रियाएं हैं, उन्होंने अपरंपरागत ऊर्जा स्रोतों के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वर्तमान में हमें कौन कौन से अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत देखने को मिलते हैं, इसकी यदि चर्चा की जाए तो कुछ महत्वपूर्ण नाम उभरकर हमारे सामने आते हैं। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, जैव ऊर्जा, ये सारी ऊर्जा के स्रोत अपरंपरागत ऊर्जा स्रोतों के रूप में शामिल किए जाते हैं। इन सभी के द्वारा सतत पोषणीय रूप से हमें ऊर्जा प्रदान की जाती है। ऊर्जा के इन संसाधनों का हम चाहे कितना भी प्रयोग कर लें, ये कभी भी समाप्त नहीं हो सकते। इसी कारण ऐसे ऊर्जा स्रोतों को नवीकरण योग्य ऊर्जा स्रोतों के रूप में भी जानते हैं या असमाप्त ऊर्जा स्रोतों के रूप में भी जाना जाता है। अपरंपरागत ऊर्जा स्रोतों में मिलने वाली इन सभी विशेषताओं के कारण वर्तमान समय में इनका दिनों दिन महत्व बढ़ता जा रहा है। साथ ही पर्यावरण प्रदूषण की वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखते हुए भविष्य के संदर्भ में पर्यावरण प्रदूषण से बचने के लिए हमें अपरंपरागत ऊर्जा स्रोतों का प्रयोग करना आवश्यक हो गया है। अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत मानवीय दृष्टिकोण से अनुकूल होते हैं, साथ ही पर्यावरण को किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाते। इसी कारण भविष्य का समय या फिर हम ऐसा कहें आने वाला समय निश्चित रूप से अपरंपरागत या गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों का समय होने वाला है। अपरंपरागत ऊर्जा स्रोतों के रूप में शामिल किए जाने वाले कुछ प्रमुख ऊर्जा स्रोतों की चर्चा हम आज कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं सौर ऊर्जा के ऊपर। बच्चों, नाम से स्पष्ट हो रहा है, सौर मतलब सूर्य, ऊर्जा मतलब एनर्जी या ऊष्मा। साधारण शब्दों में कहा जाए तो सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊष्मा या ऊर्जा को ही सौर ऊर्जा कहा जाता है। आपको ये बहुत अच्छी तरह पता है, सूर्य ऊर्जा का अथाह भंडार है। सूर्य की संरचना में हाइड्रोजन और हीलियम नामक गैसों की प्रधानता पाई जाती है। ऐसी ज्वलनशील गैसों की प्रधानता के कारण सूर्य में नाभिकीय संलयन या नाभिकीय विखंडन की प्रक्रियाएं संपन्न होती रहती हैं, जिसके कारण ऊर्जा या ऊष्मा की उत्पत्ति होती है। और जब सूर्य की बाहरी सतह से ऊष्मा विकिरित होती है तो वो हमारी पृथ्वी की ओर आती है। तो सूर्य से विकिरित होकर आने वाली ऊष्मा या ऊर्जा को हम सूर्य ताप के नाम से जानते हैं। सूर्य से विकिरित होने वाली कुल ऊर्जा का नाम मात्र का हिस्सा ही हमारी पृथ्वी के द्वारा प्राप्त किया जाता है।
1/2 अरबवां भाग ही हम प्राप्त कर पाते हैं। इतनी कम ऊर्जा प्राप्ति के पश्चात भी हमें वर्तमान में उच्च सूर्य ताप जैसी स्थिति का सामना करना पड़ रहा है, तो सूर्य से आने वाली इस ऊर्जा का सदुपयोग करने के लिए नवीन तकनीकी ज्ञान और कुशलता का प्रयोग करके सौर ऊर्जा रूपी अपरंपरागत या गैर परंपरागत ऊर्जा के एक साधन का विकास किया गया और उसे ही हम सौर ऊर्जा के रूप में जानते हैं। सूर्य से आने वाली ऊष्मा या ऊर्जा को फोटोवोल्टाइक सेलों के माध्यम से ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है और इससे जो ऊर्जा बनती है उसी को हम सौर ऊर्जा के नाम से जानते हैं। सौर ऊर्जा को काम में लाने के लिए मुख्य रूप से 2 प्रकार के प्रक्रमों को प्रभावी माना जाता है। पहला, फोटोवोल्टाइक सेलों के माध्यम से सौर ऊर्जा जनरेट करना। दूसरा, सौर तापीय प्रौद्योगिकी के माध्यम से सौर ऊर्जा जनरेट करना। इसके अलावा अनवीकरण जो ऊर्जा के स्रोत होते हैं उनकी अपेक्षा सौर ऊर्जा का हमें अधिक लाभ प्राप्त होता है। यह लागत के दृष्टिकोण से कमी को दर्शाती है, पर्यावरण अनुकूल होती है और ऊर्जा का निर्माण करने में सहायक भी होती है। सौर ऊर्जा कोयला और तेल आधारित संयंत्रों की अपेक्षा अधिक प्रभावी होती है। इसी कारण वर्तमान समय में सौर एनर्जी या सौर ऊर्जा जो है उसकी स्थिति धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। यदि हमारे भारतीय परिप्रेक्ष्य में हम सौर ऊर्जा की चर्चा करें तो भारत देश में सौर ऊर्जा के लिए अनुकूल परिस्थितियां देखने को मिलती हैं। आपको अच्छी तरह पता है, भारत एक उष्णकटिबंधीय अवस्थिति वाले राष्ट्र के रूप में जाना जाता है। यहाँ वर्ष भर सूर्य की किरणें सीधी चमकती हैं। भारत का दक्षिणी भाग उष्णकटिबंधीय जोन के रूप में शामिल होता है, तो वर्ष भर सूर्य का प्रकाश हमें आसानी से प्राप्त होता रहता है। सूर्य से प्राप्त होने वाले इस ताप को एनर्जी के रूप में कन्वर्ट करके सौर ऊर्जा का विकास किया गया है। हमारा भारतीय क्षेत्र सौर ऊर्जा के दृष्टिकोण से आदर्श स्थिति को दर्शाता है। भारत के पश्चिमी भाग में मिलने वाले राजस्थान, गुजरात जैसे राज्य सूर्य की किरणों के अधिकतम ताप को प्राप्त करते हैं। इसी कारण यहाँ पर सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए आदर्श दशाएं विद्यमान मिलती हैं। भारत में सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए वर्तमान में उन्नत तकनीकी ज्ञान और कुशलता का पर्याप्त उपयोग नहीं हो पा रहा है। इसी कारण अपार संभावनाएं होते हुए भी हमारे भारत में सौर ऊर्जा का संभावित उपयोग नहीं हो पा रहा है। भारत में गुजरात और राजस्थान सौर ऊर्जा की दृष्टिकोण से सर्वाधिक आदर्श स्थिति को दर्शाते हैं। यदि यहाँ पर सौर ऊर्जा के प्लांट लगाए जाएं या सौर ऊर्जा क्षेत्रों की स्थापना की जाए तो निश्चित रूप से प्रकृति प्रदत्त मुफ्त एनर्जी, जिसको हम कह सकते हैं, या प्रकृति के द्वारा मुफ्त में प्रदान की गई ऊर्जा, सौर ऊर्जा का हम प्रयोग कर सकते हैं, जो एनर्जी का एक महत्वपूर्ण साधन बनने के साथ साथ पर्यावरण हितैषी साधन के रूप में भी सहायक सिद्ध होगी। सौर ऊर्जा का दूसरा जो महत्वपूर्ण साधन है, या हम ऐसा कहें कि गैर परंपरागत ऊर्जा के संसाधनों में सौर ऊर्जा के पश्चात जो दूसरा महत्वपूर्ण संसाधन आता है उसे पवन ऊर्जा के रूप में जाना जाता है। पवन ऊर्जा का शाब्दिक अर्थ समझने के लिए हमें अपने दिमाग पर ज़्यादा जोर नहीं डालना पड़ेगा। पवन अर्थात वायु या हवा होती है और ऊर्जा मीन्स एनर्जी, ऊष्मा होती है। तो हवा यानी पवन के द्वारा जो ऊष्मा हमें प्राप्त होती है, जो ऊर्जा हमें प्राप्त होती है, उसी को हम पवन ऊर्जा के रूप में जानते हैं। अब हवा का चलना या पवन का बहना एक प्राकृतिक दशा है। इसमें मानव का किसी प्रकार का कोई योगदान नहीं होता हवा के प्रवाहन में या पवन के बहने में।
तो प्राकृतिक रूप से हवा के संचरण का सदुपयोग करने के लिए नवीन तकनीक और ज्ञान का प्रयोग करते हुए मानव ने अपनी कुशल परिस्थिति को पवन ऊर्जा के प्रयोग में लगाया और उससे पवन ऊर्जा का स्वरूप हमारे सामने निकल कर आया। सौर ऊर्जा के समान ही पवन ऊर्जा भी बिना किसी प्रकार का प्रदूषण फैलाए हुए ऊर्जा उत्पन्न करता है। इसी कारण पवन ऊर्जा को पूर्ण रूपेण प्रदूषण मुक्त ऊर्जा के रूप में जाना जाता है। दूसरा, हम पवन ऊर्जा का चाहे कितना ही प्रयोग कर लें, ऊर्जा का ये साधन कभी भी समाप्त नहीं हो सकता, क्योंकि पवन का बहना या हवा का चलना प्रकृति प्रदत्त घटक है जो कभी भी समाप्त नहीं होगा, या हवा का चलना या पवन का बहना कभी भी नहीं रुकेगा। तो ऐसी प्रकृति के कारण पवन ऊर्जा एक असमाप्त स्रोत के रूप में जाना जाता है, जिसका चाहे हम कितना ही उपयोग कर लें, ये साधन कभी समाप्त ही नहीं हो सकता। इसी कारण पवन ऊर्जा एक असमाप्त या अक्षयशील संसाधन के रूप में भी जाना जाता है। अब पवन ऊर्जा कैसे जनरेट की जाती है या पवन ऊर्जा कैसे उत्पादित करते हैं, उसकी हम चर्चा करते हैं। देखिए, हवा प्राकृतिक रूप से बहती है। अलग अलग दशाओं में अलग अलग समय पर इसकी गति अलग अलग हो सकती है। कहीं पर मंद गति की हवाएं चल सकती हैं, कहीं पे तीव्र गति की हवाएं चल सकती हैं। हो सकता है कहीं पर आंधियां या तूफान भी हमें देखने को मिल जाए, परिस्थितियों के आधार पर और जलवायु संबंधी दशाओं के आधार पर। लेकिन निश्चित रूप से प्रत्येक स्थान पर हवा का चलना एक सामान्य सी बात है। तो प्राकृतिक रूप से जो पवन प्रवाहित होती है, उस पवन को ऊर्जा के रूप में कन्वर्ट करने के लिए यांत्रिक विधि से टरबाइन का प्रयोग किया जाता है। टरबाइन क्या होती है? जैसे ही हवा चलती है, इस इस्पात से निर्मित की गई ये टरबाइन रूपी मशीन घूमने लगती है, और जितनी अधिक तीव्र मात्रा में टरबाइन घूमती है, उतनी ही अधिक मात्रा में ऊर्जा का उत्पादन होता है। तो पवन की जो गतिज ऊर्जा होती है, उस गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करने का जो काम होता है, वो टरबाइन के माध्यम से किया जाता है। और जैसे ही पवन की गतिज ऊर्जा टरबाइन के माध्यम से विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है, ऐसी ऊर्जा को हम पवन ऊर्जा के नाम से जानते हैं। पवनों का प्रवाहन क्षेत्र अलग अलग होता है, पवनें अलग अलग प्रकार की होती हैं, मौसम के आधार पर इनके संचरण की प्रक्रिया भी अलग अलग होती है। आपने सनातनी पवनों का नाम सुना होगा, व्यापारिक पवनों का नाम सुना होगा, पछुआ पवनों का नाम सुना होगा, स्थायी पवनों का नाम सुना होगा, मानसूनी पवनों का नाम सुना होगा, जलीय समीर का नाम सुना होगा, स्थलीय समीर का नाम सुना होगा, और स्थानीय पवनों का नाम सुना। तो पवनें चाहे किसी भी प्रकार की हों, ये हमारे लिए मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि पवन कितने समय तक प्रवाहित हो रही है, पवन की गति कितनी है। तो जिन क्षेत्रों में वर्ष भर लंबी अवधि तक पवनों का प्रवाहन होता है और पवन की गति टरबाइन को घुमाने में सक्षम होती है, उन क्षेत्रों में पवन ऊर्जा का उत्पादन आसानी से किया जा सकता है। पवन ऊर्जा में किसी भी प्रकार के कार्बनिक फ्यूल की या परंपरागत ऊर्जा संसाधन की आवश्यकता नहीं होती। इसी कारण बिना कार्बन का उत्सर्जन किए हुए, बिना पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए हुए पवन ऊर्जा का उत्पादन किया जा सकता है। अब हम भारत के संदर्भ में चर्चा करते हैं कि हमारे भारत में पवन ऊर्जा की स्थिति क्या है। तो देखिए, भारत अपना विशाल जो भौगोलिक क्षेत्रफल है, उसके कारण पवनों के प्रवाहन के संदर्भ में प्रादेशिक विषमताओं को दर्शाता है। हमारे भारत के कुछ भागों में बहुत तेज गति से हवाएं चलती हैं, कहीं पर मंद गति से हवाएं चलती हैं, कहीं पे ठंडी हवाएं चलती, कहीं पे गर्म हवाएं चलती हैं। तो पवनों का ये जो प्रवाहन होता है, वो हमारे भारतीय संदर्भ में प्रादेशिक भिन्नताओं को दर्शाता, और इसी कारण पवन ऊर्जा की स्थापना संबंधी जो दशाएं होती हैं, वो नियंत्रित या प्रभावित हमें देखने को मिलती हैं। हमारे भारत में पवन ऊर्जा के लिए अनेक जगहों पर पवन ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना की गई है। हमारे भारत में
कुल 12 अनुकूल स्थान माने गए हैं जहां आसानी से पवन ऊर्जा का उत्पादन किया जा सकता है। ये स्थान मुख्यतः सागर तटों के आसपास हैं। तो सागर तटीय स्थिति रखने वाले क्षेत्र पवन ऊर्जा के दृष्टिकोण से भारत में महत्वपूर्ण स्थिति को दर्शाते हैं। वर्तमान में भारत में 45 मेगावाट की कुल क्षमता के लिए लगभग 250 वायु चालित टरबाइन स्थापित की गई है, जिनके माध्यम से पवन ऊर्जा का निर्माण किया जा रहा है। गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय भारत के तेल के आयात बिल के भार को कम करने के लिए पवन ऊर्जा को विकसित कर रहा है। हमारे देश में पवन ऊर्जा उत्पादन की संभावित जो क्षमता है वो लगभग 50,000 मेगावाट की है, किंतु वर्तमान में तकनीकी ज्ञान, कुशलता, पूंजी और प्रबंधन के दृष्टिकोण से हमारे भारत की स्थिति अधिक अच्छी नहीं कही जा सकती। इसी कारण कुल उत्पादन क्षमता जो है, संभावित जो उत्पादन क्षमता भारत की है, उसमें से लगभग 1/4 ऊर्जा का ही उत्पादन हमारे भारत के द्वारा किया जा रहा है। पवन ऊर्जा उत्पादन के दृष्टिकोण से हमारे भारत में राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु की स्थिति सबसे आदर्श स्थिति के रूप में मानी जाती है। राजस्थान और गुजरात पवनों के संचरण के दृष्टिकोण से भारत के सबसे अनुकूल क्षेत्र है, लेकिन स्थलाकृतिक दशाओं और जलवायु संबंधी दशाएं यहाँ पे कुछ समय के लिए प्रतिकूलताओं को दर्शाती हैं। इसी कारण राजस्थान के पश्चिमी भाग में हवा का प्रवाह होते हुए भी पर्याप्त मात्रा में पवन ऊर्जा का विकास नहीं हो पाया है। इसके विपरीत भारत के दक्षिणी भागों, विशेषकर कर्नाटक और तमिलनाडु जैसे राज्य पवन ऊर्जा के दृष्टिकोण से अपनी पठारी स्थिति होने के कारण, बिना किसी व्यवधान के हवा के प्रवाहित होने के कारण और साथ में ही वहाँ के लोगों के पास तकनीकी ज्ञान, कुशलता, प्रबंधन और पूंजी का जो पर्याप्त उपलब्धता रूपी स्वरूप है, उसके कारण पर पवन ऊर्जा का दक्षिणी भारतीय राज्यों में अधिक उत्पादन वर्तमान में देखने को मिल रहा है। तो पवन ऊर्जा रूपी जो दशा थी हमारे भारत के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण स्थिति को दर्शाती है। सौर ऊर्जा की चर्चा की जाए या पवन ऊर्जा की चर्चा की जाए, दोनों ही ऊर्जा के संसाधन गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधनों के रूप में सबसे महत्वपूर्ण स्थिति को दर्शाते हैं। और इन दोनों ही ऊर्जा संसाधनों के द्वारा न तो किसी प्रकार के कार्बनिक अंशों का दोहन करने की आवश्यकता पड़ती है, अर्थात एनर्जी प्राप्त करने के लिए, ऊष्मा या ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किसी ईंधन का दोहन नहीं किया जा सकता। तो किसी प्रकार के फ्यूल का दोहन नहीं होने के कारण कार्बन डाइऑक्साइड का जो उत्सर्जन होता है उसको पूरी तरह ये नकारने वाली ऊर्जा के साधन है या नकारने वाले ऊर्जा के संसाधन हैं। तो पर्यावरण प्रदूषण के दृष्टिकोण से बिल्कुल अनुकूल ऊर्जा संसाधनों के रूप में दोनों को शामिल किया जा सकता है। और साथ ही इन दोनों के दृष्टिकोण से हमारे भारत की जो स्थिति है वो आदर्श स्थिति के रूप में दर्शाती है, क्योंकि भारत उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित होने के साथ साथ मानसूनी हवाओं के क्षेत्र के रूप में भी शामिल किया जाता है। तो वर्ष भर तो यहाँ सूर्यताप की प्राप्ति होना लगभग निश्चित सा है, और साथ में यहाँ पर वर्ष भर ही विभिन्न प्रकार की पवनें, चाहे वो स्थानीय पवनों के रूप में हो या फिर मानसूनी पवनों के रूप में हो या फिर व्यापारिक पछुआ पवनों के रूप, किसी न किसी रूप में यहाँ पवनों का प्रवाहन भी निश्चित है। पवनें या निश्चित रूप से या तो मंद गति से बहती हुई मिलेंगी या थोड़ी तीव्र गति से बहती हुई मिले, लेकिन पवनों का प्रवाह निश्चित होता है। तो इन दोनों ही दृष्टिकोण से हमारे भारत की जो स्थिति है आदर्श स्थिति को दर्शाती है। और इसी कारण हमारे भारत में जैसे जैसे तकनीकी ज्ञान, कुशलता, प्रबंधन और नवीन जो टेक्नोलॉजी है या प्रौद्योगिकी है उसका विकास होता जा रहा है, वैसे वैसे हमारे भारतीय क्षेत्र में सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा दोनों का विकास किया जा रहा है। भारत के पश्चिमी भाग में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सेज की स्थापना की गई है। सोलर एनर्जी एंटरप्राइजेज जोन के नाम से जाना जाता है। तो सेज की स्थापना हमारे भारत के पश्चिम भाग में की गई है, क्योंकि यहाँ शुष्क दशाएं हमें देखने को मिलती है और इन शुष्क दशाओं का सर्वाधिक उपयुक्त या पर्यावरण हितैषी उपयोग करने के लिए एक
कार्यक्रम चलाया जा रहा है ताकि पर्याप्त मात्रा में इनका विकास किया जा सके और सदुपयोग किया जा सके। तो इन दोनों चीज़ों की चर्चा हमने आज के हमारे इस वीडियो में की। नेक्स्ट वीडियो में जो गैर परंपरागत ऊर्जा के जो बाकी के स्रोत बचे हुए हैं उनकी हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।